हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे कार्नट साइकिल। आज हम लोग कार्नट साइकिल के बारे में देखेंगे, कार्नट हीट इंजन। ठीक है, कार्नट साइकिल। तो कार्नट साइकिल देखने से पहले हम कुछ एक चीज़ देख लेते हैं। वो चीज़ ये है कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस में है वो वर्क डन इतना होता है, और जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसमें जो आपका वर्क डन है वो कितना है, W इज इक्वल टू 1/r गामा T2 माइनस T1। इसका डेरिवेशन है बट उतना रिक्वायरमेंट नहीं है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। सिर्फ आप इतना जानिए कि जो वर्क डन होता है इतना होता है। अगर चाहिए डेरिवेशन तो कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका डेरिवेशन भी कर दूंगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन एंड एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन इतना होता है। ठीक है, तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज मेन मुद्दा है, तो सबसे पहले हीट इंजन क्या है। हीट इंजन क्या है, तो हीट इंजन यहाँ पे देख लेते हैं। हीट इंजन क्या करता है, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है। हीट इंजन क्या करता है, तो ये क्या करता है, हीट एनर्जी को किस पर चेंज करता है, हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। याद रहेगा, हीट इंजन क्या करता है, हीट इंजन हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। हीट इंजन मैकेनिकल एनर्जी में कैसे काम करता है, देखिए यहाँ पे एक सोर्स होता है। सोर्स से यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस लगा हुआ होता है और वो एक सिंक लगा हुआ होता है। ठीक है, ये नॉर्मल हीट इंजन का बात कर रहे हैं, जिसमें ये सोर्स हीट देता है और ये उस कुछ काम करता है। और जो वर्किंग सब्सटेंस है ये वर्क करता है, और वर्क करने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट है, जो बचा हुआ हीट है, उसको सिंक द्वारा क्या कर जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। सिंक द्वारा रिजेक्ट कर दिया है। इसको आप बोलचाल भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मेरे हिसाब से बहुत जन बोलता है मैं 10 घंटा पढ़ता हूँ रोज़। ठीक है, तो क्या आप 10 घंटा पढ़ते हैं, तो आपका जो आउटपुट है पढ़ने का वो 10 घंटा होता है क्या? नहीं। इसमें आपका आउटपुट कितना होता है, तो इसके आपका आउटपुट हार्डली 7 से 8 घंटे का आउटपुट होता होगा। ठीक है, 7 से 8 घंटे का आउटपुट होता होगा। उसी तरह सोर्स से अगर हम क्यू हीट देते हैं तो ये पूरा क्यू हीट ही यूज नहीं करता है, कुछ हीट वो रिजेक्ट कर देता है। किसके द्वारा? सिंक के द्वारा। तो ये नॉर्मल हीट इंजन का जो वर्किंग प्रोसेस है वो हमने देखा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कार्नट इंजन का। तो एक्चुअल हीट इंजन क्या करता है मैंने बता दिया। तो हीट इंजन करता क्या है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, हीट एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, और ये हाई टेम्परेचर लेता है और कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। हाई टेम्परेचर लिया और कन्वर्ट किया मैकेनिकल एनर्जी में, और कुछ हीट को वो क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि हीट को कौन रिजेक्ट करता है, तो हीट को सिंक रिजेक्ट करता है। ठीक है, सिंक हीट को रिजेक्ट करता है। अब हमारा जो मेन है उसको देखते हैं, कार्नट रिवर्सिबल हीट इंजन। ठीक है, तो कार्नट रिवर्सिबल हीट इंजन क्या है, द एनर्जी, इसको कौन इन्वेंटेड किया था, तो सदी कार्नट। ठीक है, सदी कार्नट कब किए थे, तो ये उन्होंने किया था 1824 में। याद रहेगा, 1824 में सदी कार्नोट ने इस इंजन का डिस्कवर किया था। तो इसमें करना है क्या, जो नॉर्मल हीट इंजन होता है, वो नॉर्मल हीट इंजन आपको जो इफ़िशियंसी है, जो नॉर्मल हीट इंजन का जो इफ़िशियंसी है वो बहुत लेस होता है। ठीक है, वो बहुत लेस होता है। नॉर्मल कार्नोट इंजन का इफ़िशियंसी बहुत लेस होता है, बट इस हीट इंजन का जो इफ़िशियंसी है वो बाकी हीट इंजन से बहुत ज़्यादा होता है। प्रैक्टिकली कोई भी हीट इंजन आइडियल नहीं होता, याद रखिएगा। प्रैक्टिकली कोई भी हीट इंजन आइडियल नहीं होता। देर में कोई अगर 100% आपको इफ़िशियंसी निकाल कर नहीं देगा, 100% कोई नहीं देगा। आप खुद पढ़ते हैं 10 घंटा, तो आप खुद 10 घंटा का इफ़िशियंसी नहीं निकाल पाते। हार्डली 7-8 घंटा की इफ़िशियंसी आपसे निकलता होगा। ठीक है, आउटपुट निकलता होगा, सॉरी। ठीक है, तो इसी तरह से 100% इफ़िशियंसी निकाल के आपको कोई नहीं दे सकता है। तो ये जो कार्नट रिवर्सिबल हीट इंजन है, ये हीट इंजन क्या है कि आपको अदर हीट इंजन से अच्छा रिजल्ट देगा। जो अदर हीट इंजन है उससे अच्छा रिजल्ट ये कार्नट हीट इंजन देगा।
तो ये सदी कार्नोट ने 1824 में किया था। जैसे कि बाकी मान लीजिए बाकी हीट इंजन आपको डीजल इंजन 20% दे रहा है एफिशिएंसी, पेट्रोल इंजन 40% दे रहा, तो उसी तरह से ये आपको हो सकता है 80% एफिशिएंसी दे, बट 100% नॉट पॉसिबल। ठीक है, प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है। थियोरेटिकली आप बोल सकते हैं कि आइडियल किसको बोलते हैं, जो 100% एफिशिएंसी दे, बट प्रैक्टिकली 100% एफिशिएंसी इज़ नॉट पॉसिबल। अब हम यहाँ पे देखते हैं कार्नोट क्या है। तो द इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, एंड सच इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द हीट इंजन। ये तो मैंने देखा, बट सर्दी कार्नोट मेड अ स्पेशल टाइप ऑफ हीट इंजन ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। उन्होंने कौन सा बेस पे बनाया, रिवर्सिबल प्रोसेस पे। तो वो इंजन का नाम दिया, क्या नाम दिया, कार्नोट इंजन। ठीक है, कार्नोट इंजन उस पर नाम दिया, जिसका क्या इफिशियंसी मैक्सिमम होगा। ठीक है, ठीक है, जिसका इफिशियंसी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इट हैज मैक्सिमम इफिशियंसी एंड इट इज़ एन आइडियल हीट इंजन। एक आइडियल तौर पर हीट इंजन मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम इफिशियंसी देगा कंपेयर टू अदर हीट इंजन। तो इसका सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन, कैसे हीट इंजन ये हुआ है। ठीक है, तो द हीट, इसका जो पार्ट्स है वो देख लेते हैं। तो हीट इंजन का जो पार्ट्स है वो क्या क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हीट इंजन का जो पार्ट्स है, यहाँ पे एक वर्किंग सब्सटेंस है। ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस है। ये जो ये वाला जो गैप दिख रहा है, ये गैप फुल्ली इंसुलेटेड है, दोनों साइड से इंसुलेटेड है। ठीक है, और ऊपर में जो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर भी इधर से इंसुलेटेड है, मतलब हीट ना इधर निकल पाएगी ना हीट इधर निकल पाएगी। तो हीट दोनों तरफ नहीं निकल पाएगी और हीट ऊपर भी नहीं जा पाएगी। हीट सिर्फ नीचे से ही निकल सकती है। हीट क्या कर सकती है, नीचे से ही निकल सकती है। ये तीन चीज़ें बेसिकली, मैं तीन चीज़ बोल रही। वर्किंग सब्सटेंस में क्या क्या है आपको पता चल गया, वर्किंग सब्सटेंस में क्या क्या है। तो आपको जो साइड वाला वॉल है वो क्या है, इंसुलेटेड है, फुल्ली इंसुलेटेड है। और ये सिलेंडर है, सिलेंडर भी इंसुलेटेड है, जिससे आप हीट ऊपर नहीं जाएगी। नीचे तरफ सिर्फ कंडक्टिंग है, नीचे तरफ हीट फ्लो हो सकता है। ठीक है, नीचे तरफ हीट फ्लो हो सकता है। अब यहाँ पे एक सिंक है जिसका टेम्परेचर T1 है, और यहाँ पे सोर्स है जिसका टेम्परेचर T2 है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलती कर दिया, यहाँ पे आपका जो सिंक है इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। इसके लिए सॉरी, जो यहाँ मैंने ड्रॉ किया है इसको सुधार लीजिएगा। इस चीज़ को, ये यहाँ पे क्या होगा, सोर्स होगा। ठीक है, SOURC, सोर्स होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सोर्स होगा, इसके लिए सॉरी, जिसका टेम्परेचर T1। और सिंक आपका कहाँ होगा, तो सिंक आपका ये होगा, ये वाला सिंक होगा। ठीक है, ये आपका सिंक होगा। ठीक है, और ये सोर्स होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग इसको ये कर लीजिएगा, जिसका टेम्परेचर T2 है मान लीजिए। ठीक है, जिसका टेम्परेचर T2 है, और ये आपका सोर्स है, इधर वाला सोर्स है। यहाँ से मैंने गलती से लिख दिया था। ये कंडक्टिंग होगा और ये भी कंडक्टिंग होगा। ठीक, अब हम आते हैं इसका, ये आपने इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो देख लिया। ठीक है, कैसे ये वर्किंग सब्सटेंस है। और यहाँ तीन पार्ट है, एक सोर्स है, इंसुलेटिंग, अच्छा इंसुलेटिंग सब्सटेंस के बारे में मैंने नहीं बताया। तो जो इंसुलेटिंग सब्सटेंस है, ये इंसुलेटिंग सब्सटेंस क्या है, फुल्ली इंसुलेटेड है। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम इस पर हीट इधर से निकल सकता है। अगर हम इसके नीचे पे अगर हम इस इंसुलेटिंग बॉडी को लगा देते हैं, इन नीचे पे अगर हम इंसुलेटिंग बॉडी को लगा देते हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड को लगा देते हैं, तो हीट क्या होगा, नीचे से भी नहीं निकल पाएगी। ठीक है, हीट क्या होगी, नीचे से भी निकल नहीं पाएगी अगर हम इस इंसुलेटिंग स्टैंड को यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये फुल्ली इंसुलेटेड है। अब हम देखते हैं इसका अगला जो ये है सोर्स। तो वहाँ मैंने गलती से लिख दिया था सिंक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। द सोर्स इज़ ए हॉट बॉडी, टेम्परेचर T1। ठीक है, एक हॉट बॉडी है, ऑल बिकम कंडक्टिंग, एंड द सोर्स इज़ एन इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। तो जो सोर्स का जो कैपेसिटी होगा ना, वो इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी होगा, याद रहेगा, इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। सो द एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी ड्रॉन, बहुत कोई भी अमाउंट वो ड्रॉ कर सकता है, एंड फ्रॉम इट, बट द टेम्परेचर T1 रिमेंस कांस्टेंट। बट इसका जो टेम्परेचर T1 है वो हमेशा क्या रहेगा, रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। याद रहेगा ये चीज़। ठीक है, कि जो सोर्स है उसका जो हीट कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट थर्मल हीट कैपेसिटी होगा, और
लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो T1 हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब किसका, इसका, ये सोर्स का, ये वाला सोर्स का, ठीक है। इसका हीट कैपेसिटी कैसा होगा, तो इनफाइनाइट होगा, और इसका जो टेम्परेचर T1 क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे से आपको ये समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा सिंक पे देखते हैं। तो सिंक क्या बोल रहा है, द सिंक इज अ कोल्ड बॉडी। सिंक क्या है, कोल्ड बॉडी, जो कि हीट को क्या करता है, रिजेक्ट करता है, ठीक है। ऑफ टेम्परेचर T2 हैविंग ऑल द साइड्स बिकम नॉन कंडक्टिंग बट द अपर सरफेस बिकम अ कंडक्टिंग एंड इट हैज ऑल्सो इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, सो द एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन गिवन टू इट बट द टेम्परेचर T2 रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका भी टेम्परेचर क्या रहेगा, T2 कांस्टेंट, और इसके भी जो हीट कैपेसिटी होगा वो इनफाइनाइट होगा। जो इसका भी हीट कैपेसिटी होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और यहाँ पे हमने देखा फिगर में कि दोनों का अपर बॉडी क्या है, दोनों का अपर बॉडी कंडक्टिंग है, बाकी चारों तरफ से उसको इंसुलेट किया गया है। मतलब हीट इधर से भी रिजेक्ट नहीं हो सकता, हीट इधर से भी रिजेक्ट नहीं हो सकता, ओनली ऊपर वाले, नीचे वाला पोर्शन को भी कंडक्ट करेगा। यहाँ पे ये चीज़ को चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए हमें खेद है। अब हम आते हैं, एक सिंक समझ में आ गया, जो हीट रिजेक्ट कर रहा है, ये हीट दे रहा है, ठीक है। अब हम आगे अगला आते हैं, इंसुलेटिंग पैड स्टैंड का क्या काम है। द बैड कंडक्टर स्टैंड इज प्लेस्ड इन बिटवीन सोर्स एंड सिंक। एक बैड कंडक्टर रख दिया जहाँ से हीट बिल्कुल भी पास नहीं होगा। अब वर्किंग सब्सटेंस हमने समझा दिया, पहले ही शुरू में ही समझा दिया, आप देख लीजिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर लिखना होगा तो आप लिख भी सकते हैं। खैर, अब हम आते हैं इसके थ्योरी पे, इसके थ्योरी पे आते हैं। तो देखिए, अब जो ये काम करेगा, अब जब ये काम करेगा, इसका थ्योरी देखते हैं। द वर्किंग सब्सटेंस इज सो एडजस्टेड दैट इन परफॉर्म 4 कंटिन्यूस साइकिल। इस 4 साइकिल में काम करेगा। 4 परफॉर्म कैसे, कितना साइकिल परफॉर्म करेगा, 4 साइकिल परफॉर्म करेगा ये वाला, और नोन एज द कार्नट साइकिल। इसी 4 साइकिल जो परफॉर्म करेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, कार्नट साइकिल बोलेंगे। हैविंग 2 आइसोथर्मल एंड 2 अडियाबैटिक। 2 आइसोथर्मल होगा और 2 क्या होगा, अडियाबैटिक होगा। 2 आइसोथर्मल और 2 अडियाबैटिक, ठीक है। देखिए यहाँ 2 आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल अडियाबैटिक। यहाँ पे थियरी देख ली। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो वर्किंग सब्सटेंस है, ये जो वर्किंग सब्सटेंस है, इसको पहले हम इस पर रखेंगे। तो इस पर हीट देने पर ये जो पिस्टन है, ये ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, ऊपर की ओर जाएगा। तो कौन सा ये हुआ आपका, जब ऊपर की ओर जाएगा, फिर इसमें आइसोथर्मल चेंज हो रहा है, आइसोथर्मल चेंज हो रहा है, जिसमें टेम्परेचर को क्या रखे हैं हमने, रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद फिर हमने इसको इस पर रखा, फिर हमने इसको इस पर रखा। तो इससे जो हीट बाहर की ओर आ नहीं पाएगी, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर हम इसको इस पर रखेंगे, किस पर, सिंक पर रखेंगे। पहले सोर्स पर रखा, तो फिर क्या हो जाएगा, पिस्टन नीचे की ओर आएगी, जिसमें अडियाबैटिक चेंज होगा, ठीक है, अडियाबैटिक चेंज होगा। फिर हम इसको इंसुलेटिंग पैड पर ले जाएंगे। तो इस तरह से कुल मिला के 4 साइकिल पर परफॉर्म, इस पर 4 साइकिल परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका थ्योरी जो, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम जो इंडिकेटर है, डायग्राम है, उसको आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे इनिशियली प्रेशर P1 V1 था, फिर प्रेशर आपका यहाँ पे आइसोथर्मल हुआ, फिर P2 V2, फिर P3 V3, फिर P2 P4 V4। यहाँ पे ये डायग्राम है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा थियोरेटिकली समझते हैं। तो AB में कौन सा चेंज हो रहा है, तो आइसोथर्मल, देन अडियाबैटिक, देन अगेन आइसोथर्मल, देन अगेन अडियाबैटिक। ये कंप्लीट साइकिल इस तरह से, मतलब कि यहाँ से ये आइसोथर्मल चेंज, देन अडियाबैटिक चेंज, देन अगेन आइसोथर्मल चेंज, देन अगेन अडियाबैटिक चेंज। इस तरह से 4 चेंजेस पूरे एक कंप्लीट साइकिल बना रहे हैं, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। अब हम केस 1 देखते हैं। तो केस 1 क्या है, आइसोथर्मल चेंज AB, ठीक है, आइसोथर्मल चेंज AB। लेट इनिशियली वर्किंग सब्सटेंस हैविंग द प्रेशर P1। इनिशियली वर्किंग सब्सटेंस हैविंग अ प्रेशर क्या है, P1 एंड वॉल्यूम V1। इनिशियली प्रेशर कितना था, P1 एंड V1, एंड टेम्परेचर T1। टेम्परेचर कितना था, T1, याद रहेगा, टेम्परेचर T1। एंड द वर्किंग सब्सटेंस इज प्लेस्ड ऑन द सोर्स। वर्किंग सब्सटेंस को हमने कहाँ रखा, सोर्स पर रखा, पहला वाला पे जिस पे बात किया था हमने, सोर्स पर रखा।
एंड द पिस्टन मूव्स अपवर्ड वेरी स्लोली, क्योंकि यहाँ से उस सोर्स से हमने उसको टेम्परेचर दिया, मतलब हीट दिया, सॉरी टेम्परेचर नहीं, हीट दिया। तो हीट देने से क्या हुआ, ये जो पिस्टन रहेगा वो ऊपर की ओर जाएगा स्लोली, एंड सो दैट द प्रेशर चेंज फ्रॉम P1 टू P2। प्रेशर कैसे चेंज हो जाएगा, P1 टू P2। वॉल्यूम चेंज हो जाएगा फ्रॉम V1 टू V2, बट द टेम्परेचर क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि आपको पता है आइसोथर्मल चेंज में क्या होगा, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। तो इससे हमें ये पता लग गया कि ये जो चेंज होगा वो कैसा चेंज होगा, आइसोथर्मल, बाय टेकिंग अमाउंट ऑफ क्यू हीट। तो सोर्स से कितना हीट दिया जा रहा था, सोर्स से जो हीट दिया जा रहा था, सोर्स से जो हीट दिया जा रहा था वो कितना हीट दिया जा रहा था, Q1 हीट दिया जा रहा था। ठीक है, याद रहेगा, सोर्स से जो आपको यहाँ पे हीट दे रहा था वो हीट कितना था, इस पर जो हीट दे रहे थे वो हमने Q1 हीट दे रहे थे, Q1 हीट दे रहे थे, जिससे ये ऊपर मूव कर रहा था। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर पे चेंज आया और वॉल्यूम पे चेंज आया। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर वो रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम द सोर्स। तो इस पर वर्क डन कितना होगा, तो ये कैसा चेंज हुआ, ये चेंज आपका आइसोथर्मल चेंज हुआ, बिकॉज टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, Q1 फ्रॉम द सोर्स, एंड देयरफॉर द वर्क डन इन दिस चेंज कैन बी रिटन एज। तो वर्क डन जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, Q इज इक्वल टू W1, इसको Q1 लिख लीजिए। ठीक है, W1 RT1 log E V2 बाई V1। अभी हमने देखा कि आइसोथर्मल प्रोसेस पे कितना वर्क डन होता है। तो यहाँ पे आपने हीट कितना दिया था, Q1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ याद रहेगा, ये Q1 हीट दिया हमने। अब हम देखते हैं दूसरा चेंज, अडियाबैटिक चेंज में। अब केस नंबर 2, अब अडियाबैटिक चेंज BC, वहाँ साइकिल पे देख लीजिएगा अब। ठीक है, साइकिल को एक बार ड्रॉ कर लीजिएगा, जो PV डायग्राम है ना उसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा, तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कॉपी में जब आप इस क्लास को कर रहे हैं। तो नाउ द वर्किंग सब्सटेंस इज प्लेस्ड ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड। अब हमने क्या किया, यहाँ से सोर्स से उठा के उसको इंसुलेटिंग सब्सटेंस पे, स्टैंड पे लेके आ गया, सब्सटेंस स्टैंड पे लेके आ गया। यहाँ पे सोर्स से हमने क्या किया, इंसुलेटिंग स्टैंड पे लेके आ गया। अगेन दैट पिस्टन मूव्स अपवर्ड, पिस्टन फिर क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, पिस्टन फिर क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, सो दैट द प्रेशर चेंज फ्रॉम P2 टू P3। हीट जब बाहर आ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जब देखिए, यहाँ पे हम समझते हैं उस डायग्राम से। देखिए यहाँ पे यदि इसको यहाँ पे हमने जब रखा तो हीट Q1 इसको दे रहे थे, जिसके कारण पिस्टन मूव कर रहा था। ठीक है, पिस्टन मूव कर रहा था, लेकिन जब हम इसको इंसुलेटिंग सब्सटेंस पर रखेंगे तो जो यहाँ से हीट जो आने का था वो तो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो जब क्लोज हो जाएगा तो ये जो पिस्टन है वो क्या होगा, और थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा और क्या जाएगा, स्लोली ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब प्रेशर फिर से क्या चेंज हो जाएगा आपका, P2 से P3, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 से V3। तो यही V2 से V3, एंड ऑल्सो द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम T1 टू T2। टेम्परेचर क्या हो जाएगा इसमें, T1 से T2। लेकिन इसमें आप बताइए हीट का कोई रोल था, Q इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, Q इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। और टेम्परेचर आपका T1 से T2 चेंज हो गया। ठीक है, और आपका जो हीट था वो हीट 0। तो हीट किस में 0 रहता है, एडियाबैटिक चेंज में। हीट किस में 0 रहता है, एडियाबैटिक चेंज में। हमने पिछला क्लास में पढ़ाया था कि एडियाबैटिक, उस क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, एडियाबैटिक चेंज में तो इसमें क्या हो जाएगा, द वर्क डन इन दिस चेंज कैन बी रिटन एज। तो जो वर्क डन होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, W2 इज इक्वल टू, यहाँ पे Q1 वहाँ पे हीट दिया गया था, जिसके कारण वहाँ पे Q1 इज इक्वल टू, जो हीट होता है वो वर्क डन में चेंज हो जाता है, जिसके कारण W इज इक्वल टू हमने लिखा था। मतलब कि बोलने का मतलब है कि यहाँ पे Q1 जब हीट दिया तो Q1 हीट ही वर्क डन में चेंज होता है, और वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में इतना था। लेकिन यहाँ पे कोई हीट नहीं दिया गया, यहाँ पे सिर्फ हमने इंसुलेटिंग पैड में ले जाके रख दिया। तो जब हमने इंसुलेटिंग पैड पर ले जाकर रख दिया, जब हमने इंसुलेटिंग पैड पर, तो यहाँ पे कोई हीट तो नहीं आ रहा, तो हीट का कोई रोल नहीं। देयर मीन्स वर्क डन कितना हो जाएगा एडियाबैटिक सेकेंड साइकिल में, सेकेंड चेंज में, R1 बाई गामा T2 माइनस T1। ये हमने वर्क डन देखा, क्लास शुरू होने से पहले ही बताया था कि एडियाबैटिक चेंज में इतना होगा। अब हम अगला देखते हैं कि अब हम आइसोथर्मल फिर से जब CD चेंज होगा तो अगेन जब चेंज होगा तब कितना होगा,
आइसोथर्मल CD में, इन दिस केस द वर्किंग सब्सटेंस इज प्लेस्ड ऑन द सिंक। अब की बार हमने उसको उठा के कहाँ रख दिया, यहाँ पे अब की बार हमने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया सिंक में, ठीक है। किसको, वर्किंग सब्सटेंस को। द पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड, पिस्टन क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा डाउनवर्ड की तरह, वेरी स्लोली सो दैट द प्रेशर चेंज फ्रॉम P3 टू P4। अब की बार प्रेशर कैसे चेंज हो जाएगा, P3 से P4, वॉल्यूम V3 से V4, बट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर यहाँ पे टेम्परेचर जो T2 था वही टेम्परेचर T2 होगा, तो टेम्परेचर जब रिमेन्स कांस्टेंट होता है तो कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है। एंड टू गिवन द अमाउंट ऑफ हीट Q2, और यहाँ पे हमने हीट कितना, टू गिवन द अमाउंट ऑफ Q2, मतलब कि यहाँ पे जो हीट रिजेक्ट किया सिंक पे वो कितना हीट रिजेक्ट किया, Q2 हीट रिजेक्ट किया, Q2 हीट रिजेक्ट किया। यहाँ पे हम हीट दे नहीं रहे, यहाँ पे हम हीट को रिजेक्ट करवा रहे हैं। अब तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर वर्क डन इन दिस चेंज कैन बी रिटन एज Q2 इज इक्वल टू W3 इज इक्वल टू RT2 log E V4 बाई V3। यहाँ R क्या है, तो R है गैस कांस्टेंट, याद रहेगा R है गैस कांस्टेंट, ठीक है। इतना वर्क डन हो गया। अब हम इसको आगे एक और प्रोसेस है, एक और चेंज है, एडियाबैटिक चेंज फिर से होगा। DA, इन दिस केस द वर्किंग सब्सटेंस इज प्लेस्ड ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड। अब फिर से हमने उसको उठा के कहाँ रख दिया, इंसुलेटिंग स्टैंड पे। कहाँ से, इस तरह से पहले ये सिंक पे रखा, और सिंक से फिर हम वापस उठा के हमने इस पर रख दिया स्टैंड। अगेन द पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड, अगेन पिस्टन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड की ओर जाएगा, सो दैट द इनिशियल कंडीशन इज रीच्ड। तो फिर से क्या होगा, जो वर्किंग सब्सटेंस का इनिशियल कंडीशन था उस पर पहुंच जाएगा, और वॉल्यूम P1 से क्या हो जाएगा, P4 हो जाएगा, P4 से P1 हो जाएगा, वॉल्यूम V4 से V1 हो जाएगा। और टेम्परेचर कैसा चेंज हो जाएगा आपका, T2 से T1 हो जाएगा। तो उसमें वर्क डन कितना हो जाएगा, इसमें वर्क डन हो जाएगा आपका, देन वर्क डन इन दिस चेंज कैन बी रिटन इज W4 इज इक्वल टू RT1 बाई गामा T2 माइनस T1, जो एडियाबैटिक चेंज में इतना होता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो टोटल वर्क डन हो जाएगा उसको देख लेते हैं। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, देयरफॉर द टोटल वर्क डन हमने W माना, और W इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, चारों वर्क डन को हम जोड़ देते हैं जो एक कंप्लीट साइकिल में हो रहा है, जो कंप्लीट साइकिल में टोटल वर्क डन W माना और चारों वर्क डन को हमने जोड़ देते हैं, तो W1, W2, W3 एंड W4। तो सारे वैल्यू को हमने पुट किया, जब हमने सारे वैल्यू को पुट किया, जितने भी हमने लिखा था सारे वैल्यू का, W1 का वैल्यू, उसके बाद हमने W2 का वैल्यू, W3 का वैल्यू एंड W4 का वैल्यू। तो यहाँ से आपको दिखेगा कि ये वाला पोर्शन प्लस में और ये वाला पोर्शन माइनस में आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये वाला पोर्शन आपस में क्या हो जाएगा, ये और ये आपस में कट जाएगा। देन W इज इक्वल टू क्या बचा अपने पास, W इज इक्वल टू इतना, ये बचा। बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इतना बचा, वर्क डन इतना आया आपका, ठीक है, इतना वर्क डन आया। लेकिन अब हम इस पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगाते हैं, तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 होता है। देन फ्रॉम द PV इंडिकेटेड डायग्राम द पिस्टन B एंड C आर एट एडियाबैटिक प्रोसेस, देन वी कैन रिटर्न एज। तो जो पिस्टन है B से, यहाँ पे देख लीजिए आप साइकिल में, ये वाला यहाँ पे जो चेंज हुआ वो कैसे चेंज हुआ, एडियाबैटिक चेंज हुआ। यहाँ पे कैसे चेंज हुआ, एडियाबैटिक चेंज हुआ। तो जब एडियाबैटिक चेंज होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, Q इज इक्वल टू 0, देन हम लिख सकते हैं T1 V2 गामा टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V3 गामा माइनस टू द पावर गामा माइनस 1, देन T1 बाई T2 इज इक्वल टू V3 बाई V2 टू द पावर गामा माइनस 1। ये एक डेरिवेशन है, तो उस डेरिवेशन को हमने किया नहीं, लेकिन बस आप इतना समझ के थोड़ा सा रखिए, यहाँ पर एडजस्ट कीजिए, मैं देखूंगा वहाँ पे वो करवा दूंगा आपको। From this PV indicator the D and B are in adiabatic, then we can written as, तो adiabatic में हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया फाइनली। अब हम इन दोनों इक्वेशन को 7 और 8 को हम पुट कर देते हैं। तो 7 और 8 को अगर फ्रॉम 7 इक्वेशन 7 और 8,
दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V3 इज इक्वल टू V4 एंड V2 इज इक्वल टू V1। कितना मिला, V3 इज इक्वल टू V4 एंड V2 इज इक्वल टू V1। ये आपका हो गया। अब हम मेकिंग यूज दिस रिलेशन, अब इस रिलेशन के यूज़ करके हम इस इक्वेशन को क्या बना सकते हैं, जो हमारा वर्क डन आया था उस इक्वेशन को हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप कॉपी में कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, मैं उतना डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, आई थिंक आपको बेहतर। दिस इज द नेट वर्क डन इन अ कार्नट साइकिल, ठीक है। तो अब हम सबसे जो इम्पोर्टेंट, ये थोड़ा सा ये समझ में आ गया होगा, इस वाले वर्क डन को याद रखिएगा, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो काम आएगा, ठीक है। इफिशियंसी क्या है, तो देखिए इफिशियंसी क्या है, तो इफिशियंसी का पहला डेफिनेशन, द इफिशियंसी ऑफ अ कार्नट रिवर्सिबल हीट इंजन इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड द हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा। तो ये रेशियो किसका किसका है, तो ये रेशियो है आपका, ये रेशियो है जो आउटपुट आपने यूजफुल आउटपुट बाय जितना इनपुट आपने दिया। इफिशियंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं, दिस इज द ईटा, ठीक है, दिस इज ईटा, 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 ठीक है। तो यहाँ पे यूजफुल आउटपुट कितना हुआ, W/Q1, जो हीट हमने दिया था, इनपुट हमने कितना दिया था, वर्क डन हमारा क्या हुआ, देर वर्क डन का मतलब है कि जो फाइनल वर्क डन आया, जो यूजफुल आउटपुट आया वो W आया, और W और इनपुट हमने कितना दिया था, Q1 हीट दिया था। तो वर्क फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक W इज इक्वल टू क्या है, Q1 माइनस Q2, इससे पहले हमने देखा, तो हमने W की जगह इसको पुट कर दिया। अब Q1 का जो वैल्यू है ये कहाँ से लाया हमने, और Q2 का वैल्यू, देन ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईटा इज इक्वल टू ये हो गया। ये कहाँ से आया मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने बोला था Q1 इज इक्वल टू दिस, इसको एंड Q2 इज इक्वल टू दिस। इस दो वैल्यू को हमने क्या किया, इस दो वैल्यू को हमने इस इफिशियंसी वाले ये पर पुट कर दिया, इस वैल्यू को हमने क्या किया, इफिशियंसी वाले में पुट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे पुट कर देने से बहुत सारे वैल्यू क्या हो गया, आपस में कट गया। देयर मीन्स ईटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ईटा इज इक्वल टू आ गया T2 माइनस T1/T2। ईटा इज इक्वल टू हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, देन ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। तो ये हो गया इफिशियंसी किसका, कार्नट हीट इंजन का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल, ठीक है। एंड दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन टू इफिशियंसी ऑफ कार्नट रिवर्सिबल हीट इंजन इन टर्म्स ऑफ द सोर्स एंड सिंक, इन टर्म्स ऑफ सोर्स एंड सिंक। अब हमने ये देखा कि आगे हम डेराइव इसको कर सकते हैं, ईटा इज इक्वल टू W/Q1, ईटा इज इक्वल टू W/Q1, बट W इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 माइनस Q2। तो ईटा इज इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस Q2/Q1, अगर हम उस Q1 और Q2 का वैल्यू पुट नहीं करते हैं तो, ठीक है। तो ये भी एक इफिशियंसी होगी। ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आपका कंक्लूजन, आप यहाँ से देख लीजिएगा, आप यहाँ पे जो इफिशियंसी हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट में देखेंगे एंट्रोपी, एंड उसके बाद हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो क्लास जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है बनाने में, कंटेंट खोजने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। नहीं तो आप सब तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, अगर कंटेंट मिल जाता है तो कंटेंट ही बुक से खोज के लाना सबसे मुश्किल होता है, ठीक है। बनाना भी थोड़ा सा टाइम भी कम है, तो इसीलिए सॉरी, जो लेट वीडियो डालते हैं उसके लिए सॉरी। अदरवाइज चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर करो एंड शेयर ज़रूर करो यार, सब्सक्राइब बढ़ाओ, हेल्प करो कम से कम इतना, तो मैं और कुछ मांग तो रहा नहीं हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।